आज पूरे दिन नंदिनी अपने कमरे में बंद रही और घर वाले ये सोचकर परेशान थे कि नन्ही अगर कार्तिक के गुस्से को नहीं झेल रही और एक दिन में इतनी बुरी तरह उदास हो रही है तो पता नहीं है आगे कैसे हैंडल करेगी। सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि उन दोनों को साथ में मिलकर बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ना था। हकीकत से अभी घर वाले अनजान थे। नन्ही इतनी चुलबुली थी कि शायद कार्तिक की इस डांट को सुनकर कुछ देर में भूलकर घर वालों के साथ घुल मिल जाती। लेकिन यहाँ कार्तिक की डांट नहीं बल्कि कार्तिक में तलाक की बात की थी। अभी 7 दिन नहीं हुए थे उसकी शादी को। अभी तो उसने अपने आप को शादी में स्वीकार करना शुरू भी नहीं किया था। अभी अपने आप को सुहागन समझने लगी थी कि अब तलाक। इसी बीच एक गार्ड ने आकर बताया कि रंभा मैडम मिलने के लिए आए हैं। रंभा का नाम सुनते ही सारे घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। घर में इस वक्त घर की औरतें, दादाजी और कार्तिक के पापा थे। कार्तिक की माँ ने उनसे गार्ड से कहा कि वह रंभा को घर में भेज दे। रंभा अंदर आई। उसके साथ एक बॉडीगार्ड और 2 वकील थे। ये जब भी यहाँ आई थी बॉडीगार्ड उसके साथ आते थे। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम बाहर रहती थी और रंभा एक बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आया करती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो कैसे आप सब? कार्तिक की माँ बोली, ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो हमेशा ही ठीक थी मम्मी जी। ओह सॉरी, अब मम्मी जी नहीं आंटी जी, कहकर उसने अदा से अपने बालों को पीछे की तरफ झटका। प्रीति बोली, क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ पर? मेरे बच्चे हैं आपके पास, उनसे मिलने आई हूँ। सुना है कार्तिक ने शादी कर ली तो सोचा लगे हाथ बधाई दे ही दूँ आप सबको। रंभा का मुंह देखने लायक था। कोर्ट में जो डेट फिक्स हुआ है बच्चे तुमसे उसी दिन मिलेंगे। प्रीति के सामने आते हुए बोली। प्रीति भाभी, आप पहले भी बहुत बोलती थी, आज भी बहुत बोलती हैं, रंभा ने कहा। प्रीति मुस्कुरा कर बोली, सही कहा तुमने, और तुम कल भी मतलबी थी और आज भी मतलबी हो, बल्कि मुझे तो लग रहा है थोड़ी ज़्यादा हो गई हो। रंभा का मुंह देखने लायक था। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह वकील से सामने अपना हाथ रखती है तो वकील एक पेपर उसके हाथ में थमा देता है। उसने वह पेपर प्रीति के सामने देते हुए कहा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर मिलने के लिए आई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आधा घंटा वेट कर सकती हूँ। वैसे कहाँ कार्तिक की नई दुल्हन? कहकर उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और प्रीति की तरफ देखा। प्रीति और रंभा ने कभी नहीं बनी थी। रंभा हमेशा इस बात को लेकर कार्तिक से लड़ा करती थी कि कार्तिक रंभा से ज़्यादा प्रीति से बातें करती है। प्रीति ने कई बार इसके कारण कार्तिक से बातें करने कम कर दिया था, लेकिन उनके बीच की दूरियां प्रीति के ना बोलने पर भी काम नहीं हुई। किसी और कारण से ही सही झगड़ा हो ही जाया करता था। प्रीति नौकर से लोगों के लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड और वकील सभी को कॉफ़ी ऑफ़र किया जाता है। तभी गाड़ी की आवाज़ आती है और बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे अंदर आते हैं। दोनों बच्चे रंभा को देखकर दरवाजे तक ही रुक गए क्योंकि रंभा हफ्ते में एक बार उनसे मिलती थी। हनी और बनी आगे बढ़कर रंभा के गले लगते हैं। कैसी हो मम्मी आप? हनी ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रंभा बच्चों को सोफे पर लेकर बैठ के बातें करने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर सुबह से अपने कमरे में कैद नंदिनी अपने आंसू को पोंछते हुए आईने में अपने आप को देखकर ठीक करती है और कमरे से बाहर निकल आती है। उसे देखते ही सभी बच्चे उसकी ओर दौड़ जाते हैं। हनी और बनी भी अपनी मम्मी को छोड़कर जाकर नंदिनी के पैरों से पकड़कर झूल जाते हैं। वह सभी बच्चों के साथ वहीं टेबल के पास बैठ जाती है और सभी के लिए स्नैक्स निकालते हुए कहती है, आप लोग स्कूल से आए, किसी ने हाथ मुंह धोया? रंभा बैठी उन सभी को देख रही थी। उसके अपने बच्चे भी नन्ही के आते ही नन्ही के पास भाग गए थे। वे कार्तिक के माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब यही है कार्तिक की नई बीवी? नन्ही के कानों में आवाज़ आई और वह पलट कर देखती है। रंभा नन्ही की ओर बढ़ गई। बच्चे स्नैक्स खा चुके थे। नन्ही उन सभी के मुंह को पोंछते हुए बोली,
आप सभी अपने कमरे में जाओ और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ। सभी बच्चे अपने कमरे की ओर चले गए। बहुत खूब। अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांधते हुए रंभा ने कहा, काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों से अपनी बातें मनवा लेती होगी। बच्चे हैं, इन्हें बस प्यार से कहो तो बातें मान लेते हैं। दो मेरे बच्चे हैं इसमें। नन्ही को समझ नहीं आया। उसने प्रीति की ओर देखा, फिर रिंकी की ओर देखा। दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नन्ही को समझते देर नहीं लगी कि यही रंभा है। अच्छा, तो आप ही हैं रंभा जी? हाँ, मैं ही हूँ। खूब चढ़ा बढ़ाकर बताया होगा इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में। रंभा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। नंदिनी बोली, बाकी दोनों बच्चों का माँ यहाँ पर है तो उनका मैं नहीं कहूँगी, पर मेरे ये दोनों कार्तिक जी के भी बच्चे हैं और कार्तिक जी मेरे हस्बैंड हैं। उस नाते में भी बच्चों की माँ लगती हूँ। नन्ही ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद का बचपना गया नहीं, माँ बनने का भूत सवार है तुम पर। रंभा बोलकर मुस्कुराई। अगर ममता उम्र के साथ आती तो मुझसे ज़्यादा ममता आपके पास होती, कहकर नंदिनी भी मुस्कुराई। रंभा को एक बहुत बड़ा इंसल्ट लगा। यू बिच, जुबान संभाल कर बात करो। पीछे से आवाज़ आई। ये कार्तिक के दादाजी थे। नन्ही हमारे घर की बहू है, इज्जत से बात करो उससे। इसमें ममता मुझसे ज़्यादा है या कम है ये हम बाद में देख लेंगे, पर यह सच्चाई तुम नहीं बदल सकती कि वो मेरे बच्चे हैं। मैंने जन्म दिया है उन्हें। रंभा ने पहले कार्तिक के दादाजी को देखा और फिर नंदिनी की बहुत ही प्यारे बच्चों को जन्म दिया है आपने, और उतना ही प्यार से मैं उन दोनों को यहाँ से भी ले जाऊँगी। अगर इतना प्यार था अपने बच्चों से तो छोड़कर ही क्यों गई थी? रंभा नंदिनी से क्या बातें कर रही होगी? उसे अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम बच्चों से मिल चुकी हो, अब जाओ। प्रीति बीच में बोली, ऐसे कैसे मैं चली जाऊं? देख रही हूँ कल की आई हुई लड़की की ज़ुबान कितनी तेज़ है। शक्ल से तो बड़ी मासूम दिखती हो। रंभा नंदिनी के करीब आई। नंदिनी उसकी बात को नज़रअंदाज कर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रंभा चिल्लाते हुए बोली, कार्तिक आए तो कह देना उसे मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अगली हियरिंग में मैं उन बच्चों को कस्टडी पाकर ही रखूँगी। नंदिनी के कमरे की ओर जाते हुए कदम रुक गए। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने हाथों को बांधते हुए बोली, मैं शक्ल से ही नहीं, सच में बहुत मासूम हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। भले ही आपकी तरह शातिर दिमाग ना रहूँ, पर इतनी समझ है कि एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यह जान सकूँ। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और रंभा के पास आई। पसंद नापसंद कुछ जानती है आप अपने बच्चों के? आपको पता है आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उनके स्कूल का टाइम पता है आपको? रंभा खामोश थी। वे सच में कुछ नहीं जानती थी। सबसे पहले वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या ये आपको पता है? हाँ, मैं 4 दिन पहले आई हूँ इस घर में, लेकिन आप मुझे इसमें से कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ बच्चों के बारे में। उन बच्चों की आप बायोलॉजिकल मदर ज़रूर हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके अंदर ममता का वह एहसास नहीं है जो एक माँ में होनी चाहिए। रंभा ने अपना हाथ नन्ही को मारने के लिए उठाया, ज़रूर, लेकिन उसने बीच में ही अपना हाथ खुद से रोक लिया। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो उसके केस के अगेंस्ट जाए। रंभा की बॉडीगार्ड अब तक उसके बगल में आकर खड़ी हो चुकी थी। नन्ही अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, इन हाथों को अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं दिखने में भले ही नाजुक हूँ, पर मुझे आपकी तरह इनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हुए नन्ही ने रंभा के बॉडीगार्ड की तरफ उंगली पॉइंट की। मैं इतनी काबिल हूँ कि 2-4 लोगों को तो मैं अपने आप खुद संभाल सकती हूँ। नंदिनी अपना बात बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रंभा ने गुस्से से उसे कमरे की ओर जाते हुए देखा और फिर पलटकर घर वालों को एक नज़र देखकर वह भी पीछे चली गई। उसके जाते ही बॉडीगार्ड और उनके वकील भी पीछे पीछे चले गए। दादाजी अपने कदम बढ़ाते हुए नन्ही के कमरे की तरफ बढ़ आए।
फिर कमरे की ओर कुछ सेकंड के लिए देखते रह गए। सारे घर वाले खड़े होकर दादाजी को भी देख रहे थे, जो ना जाने क्या सोचकर उस कमरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। फिर वे पलटे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। रिंकी आगे बढ़ते हुए बोली, दादाजी, आप अभी जो हुआ आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। दादाजी नाम में गर्दन हिलाते हुए बोले, नहीं, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा बागड़ बिल्ला कैसे सुधरेगा। फिर उन्होंने उंगली दरवाजे की ओर दिखाते हुए कहा, ये बच्ची मेरे बागड़ बिल्ले को इंसान बनाएगी। प्रीति अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, आप कार्तिक को बागड़ बिल्ला कह रहे हैं? तुम्हें इंसान वाले लक्षण नज़र आते हैं तुम्हारे तेवर में? नहीं दादाजी, मुझे तो कॉलेज टाइम से ही लकड़बग्गा नज़र आता था। आज, प्रीति ने बोला और ज़ोर से हंसने लगी। उनकी बात पर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। जब घर में सत्यम और कार्तिक एक साथ अंदर आए, क्या बात है, बड़ी दिनों के बाद इस तरह से हंसी सुनाई दे रही है इस घर में, कहकर उन्होंने अपना बैग और कोट प्रीति के हाथ में थमाया। प्रीति बैग और कोट लेकर अंदर की ओर चली गई। कार्तिक अपने कमरे में ना जाकर वहीं हॉल पर सोफे पर बैठ जाता है। सभी एक एक करके अपनी जगह पर बैठे। कार्तिक के पापा ने कहा, रंभा आई थी। रंभा का नाम सुनते ही कार्तिक, जो कि अपने मोबाइल में कुछ कह रहा था, मोबाइल को छोड़कर अपने पापा की तरफ देखने लगा। उसने बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया था। पापा ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कहते हुए मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हुए कार्तिक उठकर खड़ा हुआ। कार्तिक, शांत रहो। कार्तिक की माँ ने कहा, मैं तो शांति हूँ। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रखने की, और आप लोगों ने उसे आने दिया? कोर्ट का ऑर्डर था उसके पास बच्चों से मिलने के लिए। दादाजी अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए बोले। कार्तिक दूसरी तरफ पलटकर कहता है, जो भी था मुझे समझ में नहीं आता, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, उसे जवाब देने के लिए अब इस घर में कोई भी है। कार्तिक के पापा ने कहा, आप किसकी बात कर रहे? सत्यम बोला, नन्नी ने उसको अच्छा जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस घर में आएगी। कार्तिक गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, नन्नी होती कौन है मेरे और मेरे बच्चों के बीच में पड़ने वाली? मैं खुद काफ़ी हूँ उसे रंभा और उसके चमचों से निपटने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इन सब में, कहकर उसने अपनी नज़रें सामने की। सामने नंदिनी खड़ी थी। शायद उसने सब सुन लिया था। सारे घर वाले यह देखकर नन्नी की ओर देखने लगते हैं और फिर गुस्से से कार्तिक की ओर पलटकर देखते हैं। नन्नी के चेहरे पर गुस्सा घर वालों ने पहली बार देखा था। हमेशा एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी। आज सुबह से उदास थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा था। दादाजी मन में बोले, बस अब सुधर जाएगा मेरा बागड़ बिल्ला। अब तक प्रीति भी आ गई थी और दादाजी के चेहरे के एक्सप्रेशन को मानो जैसे उसने पढ़ लिया था। उसने अपनी आंखों से ही दादाजी से पूछा, क्या सच में? दादाजी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा कर दिया। नन्नी इस वक्त कार्तिक को एक बिना पलकें झपकाए देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कारण कोई समझे ना समझे, कार्तिक जानता था। नन्नी ने खुद से बताया था कि उसे जब भी तकलीफ़ होती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चेहरे पर गुस्सा और आंखों से बह रहे आंसू के कॉम्बिनेशन के साथ नन्नी ने अपने कदम कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। कार्तिक उसे नज़र चुरा रहा था, अपने आप को और नन्नी की तरफ देखने से रोक रहा था। क्या कहा आपने? कार्तिक के करीब आकर नंदिनी ने बोला। क्या कह दिया मैंने ऐसा? कार्तिक फिर से बोला। आपने कहा कि मैं होती कौन हूँ जो आपके और आपके बच्चों के बीच में आए। क्या गलत कहा मैंने? मैं बाप हूँ बच्चों का। सही गलत अच्छा बुरा क्या है सब मैं समझती हूँ और उन्हें संभाल सकता हूँ। कार्तिक भी गुस्से से बोला, तो क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी कौन हूँ?
और आपके बच्चों की कौन लगूंगी? नंदिनी भी ज़ोर से बोली। अपनी आवाज़ को धीमा रखकर बात करो। कार्तिक थोड़ा झुककर नन्ही की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ना तो तुम मेरे लिए और ना ही मेरे बच्चों के लिए कुछ हो। पूरे घर वाले हैरान थे कार्तिक के इस बात पर। शादी की थी कार्तिक ने नन्ही से, ऐसे कैसे? कोई नहीं थी वह कार्तिक की। प्रीति कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है। सत्यम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। पति पत्नी के बीच की बात थी, किसी तीसरे को तब तक नहीं बोलना चाहिए था जब तक ज़रूरत ना हो। और इस वक्त नन्ही कार्तिक को जवाब देने की क्षमता रख रही थी। माँ हूँ मैं उन बच्चों की, बीवी हूँ आपकी, समझे आप? नन्ही भी उसी तरह से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। क्या जानती हो तुम मेरे बच्चों के बारे में? क्या लगता है तुम्हें 4 दिन पहले आकर कुछ घंटे उनके साथ खेलकर तो माँ क्या होती है समझ जाओगी? तुम्हें पता भी है बच्चों को कैसे संभाला जाता है, माँ की ममता क्या होती है, बिन माँ के बच्चे को कैसे संभालते हैं। नन्ही ने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर भी आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसने फिर से अपने आंसू को पोंछा, आंसू फिर से उसके गालों पर आ गए। वह बार बार अपने गाल पर बह रहे आंसू को साफ कर रही थी और आंसू फिर से उसके गालों को भिगो रहे थे। सभी घर वाले इस वक्त नन्ही को भी देख रहे थे, जो इस वक्त कार्तिक की आंखों में तो देख रही थी, लेकिन अपने आंसू को पोंछते एकदम भोली लग रही थी। कार्तिक की आंखों का गुस्सा नन्ही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और कार्तिक के कॉलर को पकड़कर खींचकर थोड़ा नीचे करते हुए बोली, मुझे समझा रहे हैं आप माँ की ममता क्या होती है? मुझे सिखाएंगे आप कि बिन माँ का बच्चा कैसा होता है? आपके सर पर माँ का साया था, उनकी ममता थी। बच्चे जब माँ के बगैर पालते हैं ना, तो कितना ही प्यार क्यों ना हो, उनके आसपास ममता ढूंढते ही रहते हैं। वह अपनी माँ का नंदिनी को 2 पल रुककर उसकी आंखों में देखती है, फिर बोली, एक बिन माँ की बच्ची से आप माँ का वैल्यू पूछ रहे हो कि माँ क्या होती है बताएं। आपके बच्चे जो अभी फील करते हैं ना, एक वक्त पर मैं भी करती थी, और इसलिए शायद उनकी उस भावना को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और रही बात बीवी की, एक झटके में कार्तिक को पीछे की तरफ धकेल देती है। कार्तिक जो कि थोड़ा झुका हुआ था, 4 कदम पीछे हो गया। हाउ डेयर यू, उसने गुस्से से कहा और अपनी उंगली नंदिनी की ओर दिखाई। नंदिनी अपने गले का मंगलसूत्र हाथों में लेकर उसे दिखाते हुए बोली, कहीं से उठाकर नहीं लाए हो और ना ही कहीं से भागकर आई हूँ आपके साथ। पूरे रीति रिवाज के साथ अग्नि की साक्षी मानकर शादी की है आपसे। दोबारा यह कहने से पहले कि मैं कौन हूँ, आप याद रखिएगा ये बात। और हाँ, मैं वह बीवी नहीं जो पीछा छोड़ दे। अब जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ज़बरदस्ती गले नहीं पड़ सकती तुम मेरे। थोपी गई हो तो मेरे सर पर और हक है मुझे ये कहने का कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। प्लीज़ मुझे तलाक दो और पीछा छोड़ो। कार्तिक चीखते हुए नन्ही के पास जाते हुए बोला। इस तरह कार्तिक के मुंह से तलाक की बात सुनते ही सारे घर वाले हैरान थे। कार्तिक के पापा आगे बढ़ते हुए बोले, कार्तिक दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, जो सुना आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने कल ही कह दिया था इसे कि मुझे तलाक चाहिए, तो आपको क्या लगा तलाक मांगोगे, अपना साइन कर दूँगी? या क्या सोचा आपने कि मैं गिड़गिड़ाऊँगी, आपको कहूँगी कि प्लीज़ मुझे मत छोड़िए, मुझे अपना लीजिए मिस्टर कार्तिक कपूर। जानते नहीं हो आप मुझे, जितना आपने मुझे देखा है मैं 4 दिन की नन्ही, उससे पहले वाली नन्ही को आप नहीं जानते हैं। जानता हूँ, इसलिए उस नन्ही से छुटकारा पाना चाहता हूँ।
कार्तिक ने तुरंत कहा, नहीं जानते हैं, क्योंकि जान रहे होते तो पता होता कि तलाक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। हनी बनी नन्ही ज़ोर से चिल्लाई। दोनों बच्चों को देखभाल करने वाली नैनी बाहर आ गई थी। जी मैडम, बच्चों का सामान पैक करो और मेरे कमरे में डालो, उसने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा। रुको, कार्तिक ने नैनी को रोकते हुए कहा, बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? कार्तिक का नन्ही की तरफ देखते हुए सवाल पूछता है। तलाक हुआ नहीं है हमारा अभी। मैं आपकी बीवी हूँ और बच्चे मेरे भी हैं, और मेरा फ़िलहाल अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में रहने का मूड है। नंदिनी पूछे मुड़ी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कार्तिक उसके पीछे चिल्लाते हुए बोला, तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि कार्तिक कपूर क्या चीज़ है। नन्ही पलटकर कार्तिक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हो सकता है मैं नहीं जानती कि कार्तिक कपूर क्या चीज़ है, पर मिस्टर कपूर, अब आपको पता लगेगा कि नंदिनी कार्तिक कपूर क्या चीज़ है। मिलते हैं तब जब मेरा मूड करे। नंदिनी थोड़ा सा साइड की तरफ झुककर प्रीति की ओर देखकर बोली, प्रीति दीदी, इनका कमरा गेस्ट रूम लगवा दीजिएगा। इनका बोरिया बिस्तर नौकर से कहकर भिजवाती हूँ, उनकी व्यवस्था करवा दीजिएगा यहाँ पर। प्रीति तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी हंसे या अभी तलाक की बात कर अपना सर पीटे, या नंदिनी जो हालात कार्तिक की कर रही थी उस पर ठहाके मारकर हंसी उड़ाए। उसने सिर्फ अपनी गर्दन स्लो मोशन में हिला दिया। कार्तिक अपने घर वालों की तरफ पलटा और कहा, देखा देखा आपने उसने क्या किया, और आप लोग कहते हो कि मैं गलत हूँ। कार्तिक को देख सत्यम बोले, अभी भी आप लोग मुझे समझा रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा लड़की कितनी बदतमीज़ है, कितनी नासमझ है? ऐसा नहीं है कार्तिक, वो समझदार है। सत्यम ने कहा, उसकी समझदारी कहाँ से नज़र आ गई आपको भैया? प्रीति चुपचाप सब सुन रही थी कि तभी ज़ोर से आवाज़ आई। सभी पीछे पलटकर देखते हैं। एक सूटकेस नन्ही ने बाहर फेंक दिया था। गिरते ही सूटकेस का लॉक टूटा और वह खुल गया। इसमें से कार्तिक के कपड़े दिखाई दे रहे थे। मेरे कपड़े? ये लड़की, डैड आप? बस कार्तिक इतना ही बोल पाया कि तभी कुछ सामान उसे सूटकेस के ऊपर जाकर नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से फेंका। कार्तिक का ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, टॉवल, उसकी जितनी भी परफ्यूम, जितनी भी चीज़ उसकी ड्रेसिंग टेबल पर और बाथरूम में पड़ी हुई थी, सभी चीज़ इस वक्त कमरे के बाहर थी। व्हाट द हेल यू कहते हुए कार्तिक नन्ही के पीछे भागा। नन्ही झट से अंदर गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे का दरवाज़ा कार्तिक के नाक से लगा। कार्तिक के नाक पर इतनी ज़ोर से लगी थी कि आप अपनी नाक को सहलाते घुटने के बाद वहीं नीचे बैठा हुआ था। सभी घरवाले अपनी गर्दन को झुकाकर दूसरी तरफ घूम गए, क्योंकि सभी को इस वक्त कार्तिक पर हंसी आ रही थी, और कार्तिक के सामने इस वक्त हंसने का मतलब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती। सभी कार्तिक की तरफ पीठ करके अपने गर्दन झुका अपनी हंसी को रोक रहे थे। कार्तिक उठा, अपने उसे सूटकेस को बंद किया और नौकर को चिल्लाकर आवाज़ देते हुए बोला, अब उसे उठाकर रखने के लिए तुम्हें अलग से इनवाइट करूँ क्या? उठाओ इसे। सारा सामान 2-3 लोगों ने मिलकर उठाया और उसे एक दूसरा कमरा जो इस कमरे के बगल में था, उसमें सारा सामान सेट करने लगे। कार्तिक भी गुस्से से नन्ही के कमरे को बार बार ठोकता रहा। पूरे घर और दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाले कार्तिक के दरवाज़ा ठोकने पर मजाल है कि नन्ही दरवाज़ा खोले। कार्तिक को लगा कि घर वालों में से कोई एक आगे बढ़कर जाकर नन्ही से कहेगा कि नन्ही दरवाज़ा खोलो। कार्तिक ने अपने घर वालों की तरफ देखा जो इस वक्त उसकी गर्दन झुकाए खड़े थे। कार्तिक अपना पैर पटकते हुए दूसरे कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कमरा
बंद होने की आवाज़ सुनते ही सभी घरवाले पलटकर उसे कमरे की ओर देखने लगे और फिर सभी एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि हंसी की रुक ही नहीं रही थी। कोई सोफे पर तो कोई कुर्सी पर तो कोई ज़मीन पर बैठे हंसे ही जा रहे थे। कार्तिक के ऐसे हालात आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी। कार्तिक की मम्मी हंसते हुए बोली, तुम लोग बस भी करो, कैसे हंस रहे हो मेरे बेटे पर। दादाजी बोलते हैं, बहू आज हंस लेने दे। कब से तमन्ना थी कि कोई मेरे बागड़ बिल्ले को सुनाए। आज मानो मेरा जन्म सफल हो गया। सभी उनकी बातें सुनकर हंसे ही जा रहे थे, जबकि दादी माँ और कार्तिक की माँ मुस्कुरा रही थी। अब भाई कैसे हंसते, किसी का फेवरेट पोता था तो किसी का बेटा। अपने कमरे में आते ही कार्तिक चीज़ों को उठा उठाकर पटकने लगा। उससे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और जब उसे गुस्सा आता तो वह तोड़फोड़ करता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तलाक ऐसे कैसे नहीं देगी, देना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें कल देख लेता हूँ नन्ही कार्तिक कपूर। अगर इस नन्ही से कार्तिक कपूर को छीनकर अलग न कर दिया ना तो फिर मैं भी कार्तिक कपूर नहीं, कहकर वह बाथरूम में चला गया। नन्ही अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे सुबक रही थी। वह गुस्से में ये सब कुछ जो कह तो आई थी, लेकिन उसका मन कार्तिक के साथ और ना ही ये बिस्तर जिस पर कार्तिक इस वक्त नहीं था। गया था तभी दोनों बच्चों को नैनी कमरे का दरवाज़ा लॉक करती है। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो नैनी बोली, मैडम क्या सच में बच्चों का सामान यहीं शिफ्ट करना है। नन्ही कुछ सोचते हुए बोली, नहीं बच्चों को एक दूसरे से अलग मत करो, सभी हमेशा से साथ रहते आए हैं, उन्हें साथ ही रहने दो। नैनी वहाँ से चली गई। नन्ही ने देखा सभी लिविंग एरिया में बैठे हंस रहे हैं। वह भी उनसे बातें करने के लिए वहाँ आ गई। उसे अपनी तरफ आता देखकर दादाजी खुश होते हुए उसके पास गए। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है। बहुत अच्छे बच्चा, आज जो तुमने ये काम किया ना जो कोई नहीं कर सकता था। मतलब आप लोगों को बुरा नहीं लगा मैंने उनके साथ ऐसे बात की। नन्ही ने हैरानी से कहा, और इससे बुरा क्या लगेगा। हम तो चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उसके साथ ऐसी बातें करे। कार्तिक के पापा झट से बोले। तभी पापा के मोबाइल पर फ़ोन बजा। वे नन्ही से बोले, तुम्हारे पापा का फ़ोन है। नन्ही खुश होकर उनके बगल में जाकर बैठ गई। अब बात कीजिए। जी कहिए समधी जी, नमस्ते। कार्तिक के पापा राम जी बोले, नमस्ते भाई साहब, सब ठीक है। रघुवीर जी ने कहा। रघुवीर जी बोले, जी सब कुछ बढ़िया है। आज कुछ ज़रूरी बातें करनी थी तो सोचा आने से पहले एक बार आपको कह दूं। क्या बात है, आप संकोच मत कीजिए, जो भी बात है खुलकर कहिए। कार्तिक के पापा ने कहा और सामने बैठी हुई नन्ही को देखा, जो मुस्कुराकर स्पीकर पर हम दोनों के फ़ोन पर बातों को सुन रही थी। रघुवीर जी ने कहना शुरू किया, दरअसल नन्ही के पगफेरे की रस्म नहीं हुई है और उसके मौसी की बेटा की शादी भी तय हो गई है। 2 दिन बाद की मंगनी है। नन्ही उन दोनों भाइयों के काफ़ी करीब है। वह अपने दोनों भाइयों के काफ़ी करीब रही है। तो मैं चाहता था कि अगर पगफेरे के लिए आप उसे कल भेज दें तो मैं उसे उसके मौसी के घर पर भेज देना चाहता था, ताकि जब मंगनी हो जाए उसके बाद फिर आप कार्तिक को भेज दीजिएगा। मैं नन्ही को उसके साथ भेज दूँगा। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। संकोच करने की क्या बात है, राम जी ने कहा। नन्ही अगर हमारी बहू है तो आपकी बेटी भी तो है, और फिर जो रिश्ते उसके पहले से हैं वह छूटे थोड़ी ना हैं। अगर वह जाना चाहती है अपने भाई की मंगनी में तो ज़रूर जा सकती है। क्यों जाओगी ना। उन्होंने खुशी खुशी नन्ही की ओर देखा। नन्ही ताली बजाते हुए बोली, हाँ मुझे जाना है, मुझे अपनी भाभी को भी देखना है। रघुवीर जी ने नन्ही की यह चहचहाई हुई आवाज़ सुनी। उन्हें अच्छा लगा।
आज सुबह जब उन्होंने बात किया था तब मैं थोड़ी सी उदास लग रही थी, पर अभी उसकी आवाज़ सुनकर वह उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते थे। कार्तिक के पापा ने कहा, भाई साहब कल आप आ जाइए, बस फिर एक रस्म हो जाएगी, उसके बाद जब मंगनी हो जाए उसके बाद आप बता दीजिएगा, हम नन्ही को वापस ले आएंगे। उसके कार्तिक के पापा के हाथ से फिर नन्ही फ़ोन लेती है और कुछ देर अपने पापा से बात करने के बाद और खुश होकर आकर दादाजी के पास बैठे हुए कहती है, आप सभी आएंगे ना ओम भैया की एंगेजमेंट पार्टी में? अभी देखते हैं बेटा, अभी कुछ कह नहीं सकते, कहकर उन्होंने प्यार से नन्ही के माथे पर हाथ फेरा। नन्ही उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। बड़ी फिर पलटकर एक बार सबकी तरफ देखती है। क्या हुआ, कोई बात है? सत्यम बोला, हाँ एक्चुअली मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। नहीं बात नहीं करनी, दरअसल परमिशन लेनी है। नन्ही काफ़ी सीरियस लग रही थी। राम जी ने अपने बगल में सोफे पर हाथ से इशारा करते हुए बोला, बैठो। नन्ही जाकर वहाँ बैठ गई। अपने सर को झुकाकर कुछ पल के लिए बैठी रही। अब कहोगी क्या बात है? राम जी बोले, मैं आप लोगों से सुबह बात करना चाहती थी, लेकिन मूड खराब था, इसलिए बात नहीं कर पाई। नन्ही हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ बोलो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसलिए मुझे आप सभी की परमिशन चाहिए थी। नन्ही ने कहा, हाँ क्यों नहीं? राम जी बोले, तुम अभी छोटी हो, हम समझ सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई होगी। सत्यम भी अपने पापा की बात का समर्थन करते हुए बोले, बिल्कुल पापा सही कह रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। कौन से कॉलेज में हो? मैं अभी कॉलेज नहीं जाती, इंटर्नशिप है तो ऑफिस जाती हूँ, सीए कर रही हूँ। वाह क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो तुम। मतलब कुछ सालों के बाद हमें हमारी कंपनी को ऑडिट करने के लिए किसी बाहर की सीए नहीं, अपने घर का सीए मिल जाएगा। नन्ही मुस्कुराते हुए बोली, फीस अच्छी खासी लूँगी भैया आपसे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगी। नन्ही को आज दुगनी खुशी मिली थी। एक अपने मायके जा रही थी अपने भैया की एंगेजमेंट पार्टी के लिए, दूसरा उसे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करने की जो चिंता थी और दूर हो गई थी। अब वह पढ़ सकती थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बाद सर्वेंट सभी को बाहर बुलाने जाता है। कार्तिक के आते ही सभी खाने की टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। राम जी नन्ही से कहते हुए, तुम अपना बैग पैक रखना, सुबह तुम्हारे और भैया आने वाले हैं। नन्ही इस वक्त कार्तिक के लिए खाना निकाल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, मैं अभी पैक कर लूँगी। कार्तिक ने सवालिया नज़रों से अपने पापा की तरफ देखा। राम जी कहते हैं, कल नन्ही पग फेरे के लिए मायके जा रही है। उसकी मौसी की बेटी की मंगनी है तो उसे उसमें भी शामिल होना है। कार्तिक ने नन्ही को देखा जो खुश होके उसके लिए खुद खाना निकाल रही थी। फिर अपने घर वालों को देखा जो कि आपस में बात कर रहे थे। वह गुस्से भरी आवाज़ में बोला, ये बात मुझसे किसी ने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। दादाजी बोले, कार्तिक पग फेरे के लिए तो जाना ही था ना, नन्ही को तो पूछने की क्या बात है? दादाजी, बीवी है ये मेरी परमिशन के बिना ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे जाने की परमिशन नहीं देता। कार्तिक ने कहा। राम जी बोले, कार्तिक, हम भी नन्ही के कुछ लगते हैं और पग फेरे और बाकी रस्मों के बारे में घर वालों की ही फैसला लेते हैं। कार्तिक की माँ सीता देवी बोली, अभी खाना खा लीजिए, बातें बाद में कर लीजिएगा। सीता देवी जानती थी अगर बहस बढ़ी तो कार्तिक फिर नाराज़ हो जाएगा और खाना नहीं खाएगा। नहीं माँ, पहले तय कर लीजिए कि नन्ही मायके जाएगी या नहीं। कार्तिक ने राम जी और दादाजी को देखते हुए कहा। सत्यम ने कहा, कार्तिक ठंडे देर पहले तुम्हें नन्ही से कोई मतलब था, अब क्या हुआ? हाँ नहीं था, पर ये कहाँ जाती है, क्या करती है, ये मुझे पता चाहिए। नन्ही, तुम कहीं नहीं जा रही हो, कहकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, मैंने हाँ कह दिया है। राम जी गुस्से से बोले। नन्ही कभी कार्तिक तो कभी घर वालों को देख रही थी। उसे सदमा नहीं आता कि कार्तिक उसे जाने देने से मना क्यों कर रहा है।
अगर ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ जा रही है तो ठीक है, इसे कहिए अब हमेशा के लिए वहीं रहे। कहकर वह उठा और अपने कमरे में चला गया। घर वाले उसके इस दोहरे व्यवहार से हैरान थे। अभी कुछ देर पहले वह नन्ही को छोड़ने की बात कर रहा था, उसे तलाक देने की बात कर रहा था और वह उसे इस घर में जाने ही नहीं देना चाहता था। सभी एक दूसरे को चेहरे को देखकर अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नन्ही ने कार्तिक को अपने कमरे की ओर जाते देखा। उसके लिए मन में वही सवाल थे जो इस वक्त घर वालों के मन में थे। कार्तिक इस वक्त अपने कमरे में आया था और कमरे में आते ही उसकी नज़र अपने सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिस पर पूरा टेबल इस वक्त खाली पड़ा था और उसे ख्याल आया कि नन्ही ने इस कमरे से उसका सारा सामान उठाकर बाहर दूसरे कमरे में डलवा दिया है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।